मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? मनी सर्कुलेशन में कमर्शियल बैंक की क्या भूमिका है? बैंकिंग रेशियोज क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है? मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं? M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3 का उपयोग करके। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या है? आइए समझते हैं कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या है। एग्रीगेट डिमांड मनी डिमांड से अलग है। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स का सम है। वही डिमांड ऑफ मनी नॉमिनल इनकम और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाती है अगर नॉमिनल इनकम बढ़ती है, क्योंकि आपकी ज़्यादा कमाई होगी तो आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे और मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। पैसे की मांग कम होती है अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो आप बैंक में ज़्यादा पैसा रखना पसंद करेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए और खरीद कम करेंगे, जिसके कारण पैसे की मांग भी कम करेंगे। मनी डिमांड और मनी सप्लाई को बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो महंगाई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी। जहां मनी सप्लाई और मनी डिमांड बराबर होंगे वही इंटरेस्ट रेट RBI मार्केट के लिए रखेगा, या फिर जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में होगा और उसके हिसाब से जो मनी डिमांड चल रही होगी उतना ही मनी सप्लाई RBI कर देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में बॉन्ड की खरीद करता है और पैसा छापकर बैंक को दे देता है, जिससे बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। इससे एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। वही अगर सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में बॉन्ड्स बेचता है और कमर्शियल बैंक से उसके बदले पैसा लेता है, तो बैंक के पास मनी सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी में भी मनी सप्लाई कम हो जाती है। इससे कंट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। मनी सर्कुलेशन में कमर्शियल बैंक का क्या रोल है? लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, या तो कैश या फिर डिमांड डिपॉजिट का यूज करके। बैंक को उस जमा पैसे में से कुछ पैसा रिजर्व्स में रखना होता है, जो कि वो कैश में रखते हैं, और कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के अकाउंट में रखते हैं, जिससे वो विड्रॉल कर सकते हैं जरूरत पर। कुछ लोग पैसा जमा भी कर रहे हैं और कुछ लोग पैसा निकाल भी रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। कभी लोग ज़्यादा पैसा निकाल रहे होंगे, कभी ज़्यादा जमा कर रहे होंगे। इसलिए बैंक को कुछ पैसा रिजर्व में रखना जरूरी है। रिजर्व में रखने के बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे के 70% से बैंक लोन्स देता है और 30% से बॉन्ड्स इशू करता है। बैंकिंग रेशियोज क्या है और क्यों जरूरी है? SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट बैंकिंग रेशियोज है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक को कुछ % उस जमा पैसे में से लिक्विड गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ता है। ये % ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। अगर RBI SLR बढ़ा देता है तो बैंक को ज़्यादा पैसा लिक्विड गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, लेकिन लोग पैसा मांग कर रहे होंगे, इसीलिए बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ताकि लोग पैसा बैंक में जमा करें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। अगर SLR बढ़ा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई। अगर RBI SLR कम कर देता है तो बैंक को कम पैसा लिक्विड गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए, लेकिन लोग पैसा नहीं मांग कर रहे होंगे, इसीलिए बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ताकि लोग पैसा बैंक से निकाल कर खर्च करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पर कमाई कम है। अगर SLR कम हुआ तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। CRR कैश रिजर्व रेशियो। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक को कुछ % उस जमा पैसे में से RBI के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। कुछ % रिजर्व में रखना ही कैश रिजर्व रेशियो है। अगर RBI CRR बढ़ा देता है तो बैंक को ज़्यादा पैसा RBI रिजर्व में रखना पड़ता है। बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, लेकिन लोग पैसा मांग कर रहे होंगे, इसलिए बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ताकि लोग पैसा बैंक में जमा करें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। अगर CRR बढ़ा तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई।
अगर आरबीआई सीआरआर कम कर देता है तो बैंक को कम पैसा आरबीआई रिजर्व्स में रखना पड़ेगा। बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए, लेकिन लोग पैसा नहीं मांग कर रहे होंगे, इसलिए बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ताकि लोग पैसा बैंक से निकाल कर खर्च करें, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट पर कम कमाई है। अगर सीआरआर कम हुआ तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कर्ज देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में स्टोर करके रखता है। अगर आरबीआई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा और कमर्शियल बैंक के लिए रिजर्व बैंक में पैसा रखना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा या रिजर्व बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर आरबीआई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कम करता है तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा और कमर्शियल बैंक के लिए रिजर्व बैंक में पैसा रखना कम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा या रिजर्व बैंक के पास पैसा कम होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बेस रेट। सेंट्रल बैंक मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट करता है जिस पे बैंक जनता को उधार दे सकता है, वही बेस रेट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर देता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट से बैंक पैसा मल्टीप्लाई कर देता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का इस्तेमाल करके। कैसे? मानते हैं कि आपने 1000 पैसे बैंक में जमा किया अपने खाते में। ये 1000 पैसे बैंक आपके नाम पर जमा करके नहीं रखेंगे। इस 1000 रुपये में से कुछ % रिजर्व में रखता है, जितनी सीआरआर रेशियो रिजर्व बैंक ने सेट की है उसके हिसाब से। बाकी का बचा हुआ पैसा लोन की तरह लोगों को दे देता है। अब मानते हैं सीआरआर 10% है, तो बैंक ने 1000 पैसे में से 10% यानी 100 पैसे रिजर्व में रख दिए और बाकी के 900 पैसे लोन दे दिए। अब ये 900 पैसे वापस बैंक में जमा करा दिए उसने, जिसको लोन दिया है, लेकिन दूसरे अकाउंट में। अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हो गया 1000 + 900 जो है 1900 पैसे। 900 नए जमा में से बैंक ने फिर 10% रिजर्व में रखा जो है 90 पैसे। बाकी के 810 पैसे लोन में दे दिए। 810 पैसे फिर से बैंक में डिपॉजिट होंगे, लेकिन दूसरे खाते में। अब टोटल बैंक डिपॉजिट हो गया 1000 + 900 + 810 जो है 2710 पैसे। ऐसे करते करते लोन दिया गया जब तक सारा लोन डिपॉजिट नहीं हो गया। अब टोटल डिपॉजिट कितना होगा जब सारा लोन डिपॉजिट में आ गया? वो कैलकुलेट होगा रिजर्व रेशियो को 1 से डिवाइड करके, जिसे मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। हमारे एग्जाम्पल में डिपॉजिट का 10% रिजर्व में रखा गया। 1 को 10 से डिवाइड करके मनी मल्टीप्लायर आएगा जो है 10। जितना सबसे पहले डिपॉजिट हुआ था उसे 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल डिपॉजिट आ जाएगा जो है 10,000 पैसे। सेंट्रल बैंक ने 1000 पैसे से मनी सप्लाई शुरू की इकोनॉमी में, लेकिन मनी सप्लाई हो गई 10,000 और 10,000 का 10% रिजर्व में रखा गया। रिजर्व में भी 1000 रुपये हो गए क्योंकि 10,000 का 10% है 1000। इस तरह बैंक इकोनॉमी में मनी को मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन अगर रिसेशन आ जाए, आपको जो लोन मिला है उससे आप अपने पास कैश रख लेते हैं और बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। इसीलिए मनी सप्लाई और सर्कुलेशन में पैसा कम हो जाता है रिसेशन के टाइम में। रिजर्व बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए रेशियोज कम करनी पड़ती है, जैसे कि सीआरआर। अगर बैंक को रिजर्व में कम पैसा रखना होगा तो बैंक ज़्यादा लोन देगा और पैसा डिपॉजिट में वापस ज़्यादा आएगा। उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है? M1, M2, M3, M4, NM1, NM2, NM3, L1, L2, L3 का इस्तेमाल करके। M1 है नैरो मनी। M1 मेजर होता है कैश विद पब्लिक प्लस बैंक में डिमांड डिपॉजिट प्लस आरबीआई में डिपॉजिट से। M2 मेजर होता है M1 प्लस सेविंग्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में। M3 मेजर होता है M2 प्लस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। M4 मेजर होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NM1 दूसरा और नया तरीका है मनी सप्लाई मेजर करने के लिए। NM1 होता है मनी मॉनेटरी एग्रीगेट्स। NM1 मेजर होता है कैश विद पब्लिक प्लस बैंक में डिमांड डिपॉजिट प्लस आरबीआई में डिपॉजिट करके। NM2 मेजर होता है NM1 प्लस
शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। NM3 होता है NM2 प्लस, बैंक में लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस बैंक से टर्म लोन और बोरोइंग्स। L1 होता है NM3 प्लस, सारे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। L2 होता है L1 प्लस, बैंक में लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टर्म बोरोइंग प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। L3 होता है L2 प्लस, पब्लिक डिपॉजिट इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? एक ही नोट कितने बार नए प्रोडक्ट खरीदता है? वेलोसिटी ऑफ मनी है ए ने 10 पैसे दिए बी को और कुकी खरीद ली। अब बी के पास 10 पैसे हैं जो बी ने दिए सी को और डोनट खरीद लिया सी से। अब सी ने दिए 10 पैसे डी को और चॉकलेट खरीद ली। यहां 10 पैसे से 3 अलग खरीद हुई। वेलोसिटी ऑफ मनी यहां है 3। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या है? क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी कहती है कि अगर इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई होगी या ज़्यादा पैसे की क्वांटिटी होगी तो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, लेकिन सामान सीमित है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी और इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन होगी, जो है कीमत का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसमें मनी सप्लाई मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ मनी बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई जो भी रियल आउटपुट इकोनॉमी में होता है वो भी इक्वल है नॉमिनल GDP के। हमारे वेलोसिटी ऑफ मनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मनी सप्लाई हमारे एग्जाम्पल में 10 पैसे थी और वेलोसिटी ऑफ मनी 3 थी क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस हुई थी। ये बराबर होनी चाहिए। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो कि 10 पैसे था क्योंकि 10 पैसे में खरीद की गई थी, मल्टीप्लाई रियल आउटपुट यानी प्रोडक्ट्स जो कि 3 थे, कुकी, डोनट और चॉकलेट, ये इक्वल है 30 के, जिसे बोलते हैं नॉमिनल आउटपुट। अगर वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है यानी लेन देन ज़्यादा है तो नॉमिनल आउटपुट भी ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा प्रोडक्शन है। वही अगर वेलोसिटी ऑफ मनी कम है तो कम लेन देन है, जिसके कारण नॉमिनल आउटपुट भी कम होगा और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।